मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का आपका 9वां इकाई 9th इकाई 9 यूनिट बोल सकते हैं, जिसका नाम है आपका उपसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस लेसन में हमने इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी संकुल यौगिक से रिलेटेड जो बातें हैं, जैसे केंद्रीय धातु आयन क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार क्या क्या हैं, है ना, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे। आगे हम लोग जो है उसी से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट हैं जो कि संकुल यौगिक को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो हम लोग देखने वाले हैं। और वो यहाँ पर दिया है, वो है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, है ना। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या मतलब केंद्रीय परमाणु किसको बोलते हैं, एम को बोलते हैं, और लिगेंड है तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए भी पूछ देता है। तो ठीक है, पहले तो परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ से परिभाषा एकदम ईजी है। मान लो किसी संकुल में ही बात करेंगे तो संकुल में केंद्रीय धातु आयन से, मतलब ये जो मेम है उससे, तो संकुल में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंड को क्या बोल रहा हूँ मैं, संकुल जो आयन होता है या संकुल यौगिक होता है, तो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंड को यदि उनके इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए। मतलब लिगेंड को, है ना, जो किससे जुड़ा है, हमारा केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ है, अगर इस लिगेंड को उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए, तो केंद्रीय धातु आयन पर जो भी आवेश क्या होती है, उत्पन्न होती है ना, वही उनकी क्या कहलाती है, आपकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कही जाती है। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीकरण संख्या को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो लिख सकते हैं किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय धातु आयन पर उपस्थित आवेश या परमाणु पर उपस्थित आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती हैं। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीकरण संख्या को क्या की जा सकती है भाई, समझाई जा सकती हैं, कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, किसका ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो किसी संकुल में ये बोल रहा है हमारा, किसी संकुल में, संकुल आप जानते हो बड़ा कोष्ठक के अंदर रहता है, तो किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन अर्थात एम से जुड़े हुए जो लिगेंड होता है, इस लिगेंड को अगर इलेक्ट्रॉन युग्म सहित क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर जो भी आवेश उत्पन्न होती है वही आवेश उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीकरण संख्या को क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। ठीक है, परिभाषा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहे हैं, किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन अर्थात एम से जुड़े हुए लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म सहित क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए, तो केंद्रीय धातु आयन पर जो भी आवेश उत्पन्न होगा वही उसका क्या कहलाएगा,
ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा, है ना। तो ये उसका क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब ये ऑक्सीकरण संख्या निकाला कैसा जाता है वो हमको यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका उदाहरण दिया गया है। मान लो हम लोग यहाँ पर उदाहरण एक ठो दिया गया है, क्या दिया है हमारा Cu, कोष्टक में दिया है Cn, और ये दिया है हमारा 4, और ये दिया हमारा -3। ये हमारा एक ऋणात्मक संकुल है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, तो ये ऋणात्मक संकुल है। अब इसमें हमको ऑक्सीडेशन निकालना है किसका, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है भाई इसमें, ये है हमारा, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये क्या है हमारा लिगेंड है। तो हमको केंद्रीय धातु परमाणु का हमको ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस अब कुछ चीज़ आपको आगे पता चलेगा या आपको पहले से पता होगा तो हम यहाँ पर करते हैं, नहीं तो आगे हम बताएंगे। ये जो Cn होता है, इस Cn पर -1 चार्ज होता है, साइनाइड जो बोलते हैं इसको, और साइनाइड पर क्या होता है आपका -1 चार्ज क्या होता है, पाया जाता है या होता है। तो इस तरीक़ा से ये ऐसा हम जो है ये स्थिति में होता है, C�11N होता है, इसमें लोन पैरा इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये इस प्रकार से माइनस चार्ज के रूप में पाया जाता है। क्यों, तो ये हमारा Cn में क्या होता है, -1 चार्ज होता है। जैसे हम जो है क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन में -1 होता है, ब्रोमीन में -1 होता है, आयोडीन में -1 होता है, सल्फेट में -2 होता है, कार्बोनेट में माइनस क्या होता है हमारा 2 होता है। तो वैसे ही हमारा जो साइनाइड होता है, साइनाइड में कितना होता है हमारा -1 चार्ज होता है। तो उसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लस हो गया। अब हम करते हैं -1, किसका होता है, साइनाइड का, और साइनाइड का टोटल संख्या कितना दिया है हमारा, ये दिया है 4। तो उसको गुणा करते हैं। पहले जो लिगेंड जो है साइनाइड दिया है उसका कितना होता है, साइनाइड का, एक साइनाइड का होता है हमारा -1 चार्ज है, टोटल साइनाइड कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 से गुणा कर दिए। अब बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितना दिया है, -3। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, इसको -3 करते हैं, ठीक है। तो -3 हो गया, जो कोष्टक के बाहर रहता है उसको बराबर करके इस तरह लिख देते हैं, ठीक है, -3। अब हमारा क्या होगा, x हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 एक कम 4 हो जाता है, बराबर कितना हो जाता है, -3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x को यहीं पर रखते हैं, और जो -4 है उसको उस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं। तो क्या हो जाता है आपका -3, और ये हो जाता है +4। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाता है हमारा, +1 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और यही जो +1 होता है, इस +1 ही क्या करता है हमारा, ये जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसके ऑक्सीडेशन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर जो कॉपर होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है हमारा, +1 होता है, ठीक है, जिसको रोमन अक्षर में लिखा जाता है ना। रोमन अक्षर जो होता है 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि +1 +2। यहाँ पर थोड़ा रूल को भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर कोई रूल काम नहीं करता है, लेकिन कुछ रूल जो यहाँ पर बोल रहा है उसको फॉलो करने की ज़रूरत रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो इस तरीक़ा से आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया जाता है, किसी का ज्ञात किया जाता है। जैसे हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है हमारा Fe, और कोष्टक में दिया है Cn, और ये हो जाएगा आपका 6। ये आपका दिया गया है, यहाँ पर होता है -4। कितना होता है हमारा, -4, जिसमें आपको केंद्रीय धातु आयन कौन है भाई, हमारा केंद्रीय धातु आयन है आपका आयरन। अब इसका हमको नहीं पता है कितना होता है, तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब उसके बाद प्लस कर देंगे। अभी जस्ट बताया मैं आपका, ये हमारा साइनाइड -1 चार्ज होता है। इस बार इसका टोटल संख्या दिया है आपका 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, -1 चार्ज है, इसको यहाँ पर ये माइनस क्या बोलते हैं, -4 चार्ज है। तो इधर कितना हो जाएगा आपका, -4। अब गुणा करेंगे यहाँ पर, तो एक सके हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 कम 6 हो गया, और इस तरफ हो गया -4। अब हम क्या करते हैं, x बराबर -4 रखते हैं, इस तरफ पक्षांतरित कर दिए तो +6 हो जाता है। तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा भाई हमारा, +2 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तो घटता है, बट बड़ा का मान को लिखा जाता है। तो ये हो जाता है हमारा x बराबर +2 हो जाता है। मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आपका, +2 होता है। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया जाता है आपका, निकाला जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है किसका, कि इसका ऑक्सीडेशन निकालिए, इस प्रकार से क्वेश्चन भी किया जाता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। एक हमारा एग्जाम्पल दिया है CO कोबाल्ट बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं इसको,
कोबाल्ट। अब यहाँ पर दिया है NH3 और यहाँ पर दे दिए 6, क्या कर दिया हमारा 6, और यहाँ पर 3+ चार्ज दिया है, कितना दिया हमारा 3+ चार्ज दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, 3+ चार्ज है तो इसका हमको नहीं पता है, एक समान लिए। आपको पता है यहाँ पर जो अमोनिया होता है वो उदासीन हमारा क्या होता है, नहीं पता है तो आगे हम पढ़ेंगे। उदासीन क्या होता है हमारा, ये लिगेंड होता है, क्या होता है हमारा उदासीन लिगेंड। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा कोबाल्ट X हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ पर क्या होता है उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड कौन सा है हमारा, ये हमारा अमोनिया है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आपका 0 होता है। और इसकी टोटल संख्या कितना दिया है हमारा 6 दिया है, तो बराबर कितना हो जाएगा +3। तो यहाँ पर 0 का मतलब 0 हो जाता है, मतलब X बराबर कितना हो जाता है आपका +3 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑक्सीकरण संख्या होता है उस ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3 प्रकार का ऑक्सीडेशन, ये हो गया प्लस एक पहला, ये दूसरा, और एक कितना होता है आपका तीसरा। तो इस तरीक़ा से केंद्रीय परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है उस ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया आपका केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या, जिसको आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकता है, पूछ सकता है, बता सकता है। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। वो है हमारा होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल। क्या देखना है हमको, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक क्या देखना है, संकुल। तो होमोलैप्टिक और साथ में क्या है हमारा हेट्रोलैप्टिक संकुल देखना है। क्या होता है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल, तो बोल सकते हैं कि वे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए अगर सभी लिगेंड क्या है, एक समान है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलैप्टिक। और अगर केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए अगर सभी लिगेंड एक समान नहीं हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। जैसे ये हमारा क्या होता है, हमारा संकुल होता है, यदि संकुल से जुड़ा हुआ सभी लिगेंड क्या हो, एक जैसा हो, सभी लिगेंड कैसा हो, एक जैसा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलैप्टिक। और मान लो जो है केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ सभी लिगेंड जो है एक जैसा नहीं है, 3 अलग है या 4 अलग है, 2 अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। तो इस तरीक़ा से होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हम पहला किसको देखते हैं भाई, होमोलैप्टिक। हम पहले देखते हैं होमोलैप्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं होमोलैप्टिक, 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 होमोलैप्टिक। तो क्या होगा हमारा, वे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक समान हो तो उसे होमोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं, होमोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि वे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए सभी लिगेंड कैसा हो, एक समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं पहले वाला। जैसे यहाँ कोबाल्ट है और इससे जुड़ा हुआ 6 लिगेंड क्या है हमारा, एमीन है, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा होमोलैप्टिक क्या कहलाएगा आपका होमोलैप्टिक लिगेंड संकुल कहलाएगा। दूसरा क्या होता है हमारा हेट्रो ये होता है लैप्टिक क्या होता है हमारा संकुल। तो हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होगा भाई, तो लिख सकते हैं वे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु आयन से
जुड़े हुए सभी लिगेंड समान नहीं हो या एक समान ना हो। ठीक है, सभी लिगेंड एक समान नहीं हो, यहाँ पर एक समान नहीं हो तो उसे हेट्रोलेप्टिक लिगेंड कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या है, तो वे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए सभी जो लिगेंड होता है वो एक समान नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जैसे इसी को उदाहरण के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO कोष्टक में हमने क्या कर दिया NH3, ये हो गया 4, ये हो गया Cl2 और यहाँ पर हो जाता है +1 चार्ज हो जाता है, क्योंकि इधर हम पक्षांतरित करते हैं तो 3 आ जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक। तो अगर ये क्वेश्चन आता है होमोलेप्टिक किसे कहते हैं, तो होमोलेप्टिक लिगेंड वे लिगेंड होता है, होमोलेप्टिक संकुल वे संकुल होता है जिसमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक जैसा हो तो उसको होमोलेप्टिक, और अगर केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए सभी लिगेंड अगर क्या हो आपका अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रंग का। वैसे रंग के बारे में हम लोग ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग रंग के बारे में जो है बृहद चर्चा किए हैं कि इसमें डी ब्लॉक के जो तत्व होता है उसमें क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे संकुल निर्माण में भाग लेने वाले जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं, ये केंद्रीय धातु आयन आपके क्या होते हैं भाई, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। किसके होते हैं, हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व अर्थात केंद्रीय धातु आयन है और उसी के रंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो उस समय भी मैं बताया था, है ना, उसमें डिटेल पढ़ाए हैं कि जो क्या होते हैं हमारे जो रंग होते हैं, रंग क्या होता है हमारा, जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं या केंद्रीय धातु आयन हैं वो क्या करते हैं, कुछ सफ़ेद प्रकाश को श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं हम लोग जो है अवशोषित करते हैं, है ना। केंद्रीय धातु आयन जो होता है वो क्या करता है, श्वेत प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है और उस द्रव्यमान को ऊष्मा या ऊर्जा को क्या करता है, परिवर्तित करता है और उसका पूरक रंग हमको क्या होता है, उस संकुल का या उसके केंद्रीय धातु आयन का क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रियल में किसी भी संकुल का जो रंग होता है ना, संकुल का जो क्या होता है हमारा रंग होता है, किसका रंग भाई, संकुल का रंग, संकुल का जो क्या होता है हमारा रंग होता है। संकुल का रंग किसके कारण होता है हमारा, तो केंद्रीय धातु में उपस्थित, केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित जो भी हमारा क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उसके कारण क्या होता है, उस संकुल का क्या होता है हमारा रंग पाया जाता है। तो संकुल का रंग किसके कारण होता है भाई, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित जो क्या होता है हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही संकुल का रंग कैसा होता है आपका, कलरफुल होता है। ठीक है, किसी भी संकुल में। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पर हम उदाहरण क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कैसे, तो Ti यहाँ पर क्या होता है आपका H2O, और इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका जो भी हमारा क्या होगा, जो रंग होगा संकुल का, ये रंग आपका मान लो यहाँ पर +4 है। ठीक है, +4 है, टाइटेनियम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी इसका क्या होगा कलर होगा, वो कलर किस पे निर्भर करेगा, हमारा केंद्रीय धातु आयन अर्थात टाइटेनियम पर उपस्थित जो है लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। जैसे टाइटेनियम जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई हमारा, 22 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होता है हमारा, ये 2 होता है।
उस स्थिति में ये दो प्रकार का क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है। पहला हमारा यहाँ पर होता है, यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2, और यहाँ पर 2, टोटल कितना हो जाता है 4 अगर दे देता है तो उस स्थिति में इसका जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक पूरी क्या हो जाता है हमारा, ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसका जो कलर होता है आपका क्या होता है, आपका सफ़ेद कलर का या तो कलरलेस अवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि कोई भी संकुल का जो रंग होता है उस संकुल के केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित जो भी क्या होता है हमारा, जो केंद्रीय परमाणु होता है उस पर उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। यदि किसी संकुल के और जो केंद्रीय धातु आयन होता है उनके डी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, या पूरा खाली रहता है या पूरा भरा रहता है, तो उस स्थिति में वह क्या होता है, कलरलेस रहता है, मतलब रंगहीन होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है हमारा डी है, 1 2 3 4 और ये 5 है। ये डी अगर पूरा क्या हुआ है हमारे इस प्रकार से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये हमारा रंगहीन होगा। क्या होगा हमारा, रंगहीन होगा। या तो पूरा क्या रहेगा, ये खाली रहेगा, 1 2 3 4 5 जैसे अभी है, तब भी क्या होगा हमारा, रंगहीन होगा। ठीक है, अगर मान लो इसमें एक भी क्या हो जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक भी इसमें क्या आ जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो रंगीन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से संकुल का जो रंग होता है वह रंग उसमें उपस्थित किसके वजह से, जो केंद्रीय धातु आयन होता है उनमें उपस्थित जो बोल सकते हैं आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण होता है। तो इस तरीक़ा से इसको बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, जो अवशोषित प्रकाश होता है ना, और उसके बाद प्रेक्षित जो प्रकाश होता है, जैसे अवशोषित कर रहा है कोई पीला और हरा रंग को और परिवर्तित कर रहा है लाल और बैंगनी रंग को, तो हमको ऐसा दिखेगा। ये अवशोषित कर रहा है पीला, नीला जैसा दिख रहा है, नारंगी को अवशोषित करेगा तो नीला, लाल को अवशोषित करेगा तो नीला हरा, लाल बैंगनी को अवशोषित करेगा तो पीला हरा, और नीला को अवशोषित करेगा तो नारंगी, और नीला हरा को अवशोषित करेगा तो ये लाल रंग का होता है, जिसका तरंग संख्या इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका जो है रंग से रिलेटेड बातें। अब हम किधर चलते हैं भाई, आगे ये है हमारा चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के बारे में भी आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। किसी भी संकुल, है ना, किसी भी संकुल का चुंबकीय गुण, किसी संकुल का क्या होता है हमारा जो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण उस संकुल में उपस्थित, उस किसी भी संकुल का चुंबकीय गुण उस संकुल किसी भी संकुल का चुंबकीय गुण उस संकुल में उपस्थित केंद्रीय परमाणु में उपस्थित, किसी भी संकुल में उपस्थित या किसी भी संकुल का चुंबकीय गुण उस संकुल में उपस्थित केंद्रीय परमाणु में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करती है हमारी, निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब पहले हम लोग जितना देखे हैं उसी के आधार पर है, वो भी तो पाए जाने वाले केंद्रीय धातु परमाणु पर पाए जाने वाले किस पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। मान लो केंद्रीय धातु आयन है ना, जनरली क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो डी कक्षक का हम प्रयोग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर इसमें क्या होती है आपकी जो है, मान लो ये डी कक्षक है और इस डी कक्षक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर क्या होती है आपकी पाई जाती है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब सिंगल वाला अगर हो, तो उस स्थिति में एक जो है अनुचुंबकीय गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। कौन सा गुण को, अनुचुंबकीय जो गुण होता है इसको दर्शाती है। और मान लो ये हमारा डी कक्षक पूरा क्या हुआ है हमारा, भरा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उस स्थिति में ये प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करती है, प्रदर्शित
करती है। किसको दर्शाती है भाई? प्रतिचुंबकी। तो यदि डी कक्षक पूरा क्या हुआ है, केंद्रीय धातु आयन का भरा हुआ है, तो वो प्रतिचुंबकी गुण को, या तो पूरा क्या है, खाली है, पूरा क्या है, खाली है, तब भी वो प्रतिचुंबकी गुण को प्रदर्शित करती है। लेकिन एक भी अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी क्या है हमारा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा अगर डी कक्षक में केंद्रीय धातु आयन के, तो उस स्थिति में वो जो है अनुचुंबकी गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और ये जो अनुचुंबकी होती है उसको चुंबकीय आघूर्ण पहले भी देखे हैं, म्यू बराबर क्या होती है, √n, और n+2 से क्या की जाती है, इसको दर्शाई जाती है, जहाँ पर n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करती है, दर्शाती है। किसको दर्शाती है, हमारी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, चुंबकीय गुण के बारे में बताई जा सकती है, जो पहले भी हम लोग इससे लेसन में पढ़ी जा चुकी है। ठीक है, तो चुंबकीय गुण क्या है, तो संकुल जो होती है, संकुल हमारी जो संकुल होती है वो चुंबकीय गुण क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और किसी भी संकुल की जो चुंबकीय गुण होती है वह उसमें उपस्थित जो केंद्रीय धातु आयन होती है उस केंद्रीय धातु पर अगर क्या होती है, इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, सिंगल में इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, तो वो अनुचुंबकीय गुण को दर्शाती है। और अगर डी कक्षक पूरा भरा हो या खाली हो अर्थात युग्मित हो तो वो प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और अनुचुंबकीय गुण की मान इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा क्या की जा सकती है, निकाली जा सकती है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय गुण, जो पहले भी पढ़ी जा चुकी है, यहाँ पर भी पढ़ ली गई। ठीक है, आगे है हमारा, इतना में हमारा क्या हो गया, चुंबकीय गुण हो गया। तो जितना भी हमारा गुण था, जितने भी हमारे के संकुल यौगिक से रिलेटेड जो भी क्या था, बातें था, वो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहाँ तक ये जो है क्वेश्चन अभी तक आया है, वो यहीं से क्या करता है, आपका बोर्ड क्लास में क्या करता है, क्वेश्चन करता है। तो इस पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और ये दिया है आपका एक नाभिकीय उपसंयोजी यौगिक का आयुपेशी नामकरण। तो एक नाभिकीय को छोड़ दो, फिलहाल आप ये देखो, उपसंयोजी यौगिकों का क्या देखना है हमको, आयुपेशी क्या करना है हमको, नामकरण देखना है। क्या देखना है भाई, आयुपेशी नामकरण देखना है। अब ये जो आयुपेशी नामकरण होता है किसका, उपसंयोजी यौगिक का, ये अन्य यौगिक के नामकरण से थोड़ा सा कठिन है, बट अगर आप समझ जाते हैं तो वो नामकरण क्या हो जाता है आपका, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा रूल्स दिया गया है, उन रूल को हम लोग पहले देखते हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, केंद्रीय जो संकुल यौगिक है उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा है, आपके बुक में भी लिखा है। तो वैसे तो लिखने से हमको मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि लिखावट से मतलब ही नहीं है, लिखावट से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिखने से कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि लिखेंगे तो समझ में नहीं, आपको समझना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं कि इस प्रकार से है। पहला इसमें दिया है हमारा आयनों का नामकरण। किसका नामकरण, आयनों का नामकरण आपको पहले करना है, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन मतलब जो संकुल यौगिक होता है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है संकुल का बाहर का क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल या साधारण यौगिक कहते हैं। ठीक है, जो संकुल के क्या होता है, बाहर होता है। जैसे यहाँ पर एक केंद्रीय धातु आयन है और ये हमारा लिगेंड है, ये तो संकुल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, संकुल हो गया। इसके बाहर भी ये क्या हो सकता है, हमारा X हो सकता है, और ये क्या हो सकता है आपका, Y हो सकता है। वो सामने में भी हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होता है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, या तो ये यूँ हो सकता है, या तो हम इसी को क्या करें, फिर से करें, तो ये हमारा M ये हो जाता है लिगेंड, और ये क्या हो जाता है हमारा, इस प्रकार से क्या होता है, पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका कैसे नामकरण करना है, बीच वाला क्या होता है हमारा, संकुल होता है, बीच वाला संकुल होता है, बट उसके साथ कुछ यौगिक या अणु या जो भी है अन्य परमाणु क्या होता है, जुड़ा होता है। तो उसको हमको क्या करना है, अलग करने के पश्चात यहाँ पर कोई चार्ज उत्पन्न होता है। क्या होता है हमारा, चार्ज आता है, चार्ज उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये जो X है ये सामने में है, Y क्या है हमारा, उसके जस्ट जो है पीछे है। तो यहाँ पर इसको जब हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, इसको हम क्या करते हैं, घोलते हैं, तो उस स्थिति में ये जो X है वो अलग हो जाता है, और ये हमारा जो M और L है वो अलग हो जाता है। मान लो यहाँ पर X अगर कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगर हम तोड़ते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा M हो जाएगा, L हो गया, और यहाँ पर अगर इसको तोड़ देते हैं तो ये हमारा माइनस होगा,
अगर ये क्या होगा हमारा माइनस होगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो इससे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, देखना है। तो यहाँ पर अगर क्या है हमारा y क्या है, इधर टूट के अगर माइनस हो जाता है तो पूरा संकुल कैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर x प्लस वाला है तो यहाँ पर पूरा संकुल क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। जनरली हम जितना भी पढ़ेंगे ना तो सामने वाला रहता है वो प्लस चार्ज वाला रहता है तो हमारा संकुल क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है, और जितने पीछे वाला रहता है वो माइनस चार्ज वाला रहता है तो सामने वाला अर्थात हमारा संकुल कैसा हो जाता है, धन हो जाता है। अगर किसी यौगिक में ऐसा दिया गया है, सामने में कुछ दिया गया है और पीछे अगर कुछ दिया है तो उसको ऐसा तोड़ने की बहुत ही क्या है आवश्यकता होता है, उसको तोड़ना ही पड़ता है, उसको आपको ध्यान में रखना है भाई, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा और वो माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा संकुल ऋणात्मक है या हमारा संकुल क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो तोड़ना जरूरी है और तोड़ करके आपको क्या करना है, नामकरण करना है। और पहले में यही क्या किया जा रहा है, आपका दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है, देखो आयन के नामकरण में, तो ये देखो संकुल आयन के नामकरण में पहला दिया है जटिल या साधारण यौगिक का जो धनात्मक होता है उसका नाम लिखने के पश्चात ही क्या किया जाता है, ऋणात्मक को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो जब भी आप क्या करेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे तो इसमें का जो क्या होता है, आपका जो धनात्मक भाग होता है उसका नामकरण पहले किया जाता है, फिर ऋणात्मक वाला का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और जब भी आप नामकरण करना स्टार्ट करते हैं तो अंग्रेजी माला के क्या होता है, छोटे अक्षर से किया जाता है और जटिल आयन भाग को एक शब्द में लिखा जाता है। तो जटिल वाला भाग कौन है, यही वाला है, ये वाला जो आपके संकुल के जो बाहर रहता है वही वाला भाग क्या होता है, जटिल वाला भाग होता है। और इनका नामकरण जब भी किया जाता है, नामकरण करते वक्त चाहे वो कितने भी संख्या में हो, एक वर्ड में ही उसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, नामकरण लिखते हैं। तो पहला आपको क्या करना है, अभी मैं जो बताया उसके आधार पर, ये हो गया x, ये हो गया हमारा m और ये कितना हो गया हमारा l। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, x प्लस बनता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, ये प्लस आयन है तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा जो संकुल है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ +1 होगा तो ये -1 होगा, मान लो यहाँ पर +2 होगा तो ये -2, +3 होगा तो -3। इस प्रकार से क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर x4 है और x4 क्या हो गया, इधर 4 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका m l, और ये कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, क्योंकि +4 है तो -4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मान लो हम लोग इसी को हम क्या करते हैं, m और क्या लेते हैं, l लेते हैं और यहाँ पर y हो जाता है। तो ये जब टूटेगा तो ये क्या टूटेगा हमारा, m l। अगर y कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पर -1 चार्ज, -2 होगा तो यहाँ पर +2 चार्ज है, तो अपोजिट क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है ना। जैसे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो इस प्रकार से आपको पहले अगर कोई यौगिक अगर इस अवस्था में दिया है, किस अवस्था में दिया है, ऐसा आपको दिया गया है तो आपको पहले ऐसे तोड़ लेना है। और तोड़ने पर आपको दो मान दिख रहा है आपका, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो पहले किसका नामकरण करना है आपको, प्लस वाले का, और वो भी कैसे, एक वर्डों में, क्योंकि ये क्या है हमारा संकुल से बाहर है और उसको बोल रहा है कि जो जटिल होता है उसको नामकरण एक पदों में किया जाता है। अब यहाँ पर 4 5 ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि तोड़ते हैं तो ऐसा है, तोड़ना जरूरी है, नामकरण यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर पहले किसका नामकरण करेंगे, ये जो हमारा दिया गया है उसका नामकरण पहले करेंगे, फिर किसका नामकरण करेंगे आप, लिगेन, इसके अंदर जो हमारा संकुल है उसके पास पहुँचेंगे, और पहुँचने के पश्चात इसके अंदर में पहले लिगेन का और फिर किसका करेंगे आप, केंद्रीय धातु आयन का नामकरण करेंगे। इसमें अगर करेंगे तो पहले किसका करेंगे हम लोग, धन वाला का ही करना भाई, क्योंकि कोई भी यौगिक का जो शुरुआत होता है ना वो धन से ही होता है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं ना, तो पहले किसको बोलते हैं, सोडियम को बोलते हैं, फिर माइनस को बोलते हैं। तो हमेशा संकुल यौगिक हो या जो भी यौगिक हो, नामकरण की शुरुआत धन आयन से करते हैं। तो ये हमने पहले धन को बोला, फिर हम लोग जो है किसके पास पहुंचा, ऋण के पास पहुंचा, और ऋण के अंदर दो जने हैं, लिगेन और केंद्रीय धातु आयन। तो इसको
करने के पश्चात हम लिगेंड का करते हैं, फिर केंद्रीय धातु आयन का करते हैं। इसमें देखो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो हम पहले किसको करेंगे, प्लस वाला का करेंगे। तो प्लस वाला में तो 2 जन है, तो प्लस में पहले किसका करेंगे, लिगेंड का, फिर करेंगे केंद्रीय धातु आयन का, और बच जाएगा लास्ट में तो किसका करेंगे हम लोग, माइनस का। तो नामकरण हमेशा धन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और पहला हमारा जो पॉइंट है वो इसी को क्या करता है, शो करता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, देखो जरा क्या दिया है, उदाहरण जैसे क्या दिया है, CONH3 6 दिया है और Cl3 दिया गया है। तो इस यौगिक में हम लोग देखें तो कहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, यहाँ पर हमारा कैसा दिया है, CO, ये दिया है आपका, ये दिया है CO और यहाँ पर दिया है NH3, ठीक है, और ये 6 दिया है और यहाँ पर Cl3 दिया है, ठीक है, कितना दिया हमारा, Cl3। तो इसको आप तोड़ेंगे, मान लो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन -1 चार्ज होता है, क्लोरीन कितना होता है, -1 चार्ज, बट 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 चार्ज। तो उस स्थिति में देखिए, है ना, एक क्लोरीन का कितना होता है हमारा भाई, -1 चार्ज, और ये संकुल से बाहर है, तो संकुल से बाहर है मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 एकम 3, तो ये माइनस में चला गया तो हमारा संकुल किस में जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा CONH3 और ये हो जाता है 6 और ये 3+। अब नामकरण करेंगे तो पहले किसका करेंगे हम लोग, धनात्मक वाला का करेंगे, और धनात्मक में भी कै जने हैं, 2 जने हैं। कौन कौन है 2 जने, एक हमारा लिगेंड बैठा है और एक केंद्रीय धातु आयन बैठा है। तो फर्स्ट किसको करेंगे हम लोग, लिगेंड को करेंगे। तो लिगेंड का नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम यहाँ पर हो जाता है हेक्साएमीन। उसके बाद कोबाल्ट को करते हैं, कोबाल्ट के बाद उसका हमारा ऑक्सीडेशन लिखते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, एक वर्ड में क्या कर देते हैं, क्लोराइड बोल देते हैं। चाहे 3 रहे 4, एक वर्ड में बोलना है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो हमारा यौगिक है, इसमें संकुल धनात्मक है, क्यों, क्योंकि 3 क्लोरीन निकल जाता है तो ये +3 चार्ज बन जाता है। तो पहले नामकरण किसका करेंगे, धनात्मक का करेंगे, जैसे दिया है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ऋणात्मक का नामकरण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 6 को बोलते हैं हेक्सा, 6 को बोलते हैं हेक्सा। NH3 को बोलते हैं यहाँ पर एमीन, तो क्या हो जाता है हमारा हेक्साएमीन। CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, +3 होता है, तो ये 3 लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे यौगिक में उपस्थित सरल दिया है, तो इसका हम कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर क्या दिया है आपका, ये दिया है आपका यौगिक, क्या दिया है आपका K2 दिया है, क्या दिया है हमारा K2, और ये हमारा दे रहा है PT, और ये हो गया Cl6, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा हमारा, ये हो जाएगा 2K प्लस हो गया, तो ये 2 प्लस हो रहा है ना, 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस है, तो कितना हो जाएगा PTCl6, तो कितना हो जाएगा -2। तो पहले नामकरण किसका करेंगे, प्लस वाला का, और प्लस में कौन है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। तो पहले क्या बोलेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो पहले बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। फिर किसके पास जाएंगे, ऋण वाला के पास, ऋण में कौन है हमारा, पहले लिगेंड का, तो 6 है तो ये बोलेंगे हेक्सा, और क्लोरीन है तो यहाँ पर बोलते हैं क्लोरिडो, और लास्ट में होता है प्लेटिनेट, बोलते हैं इसको प्लेटिनेट, क्या बोलते हैं, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं आपको आगे अब धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर संकुल ऐसा दिया गया है तो आपको प्लस माइनस में तोड़ना है, प्लस का नाम पहले करना है, माइनस का नाम बाद में करना है। अगर प्लस में संकुल पड़ रहा है तो लिगेंड का नाम पहले, केंद्रीय धातु आयन के नाम बाद में करना है। तो इस तरीक़ा से पहला रूल में हम क्या कर सकते हैं, इतना समझ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दूसरा क्या दिया है, संकुल धन आयन हो। संकुल धन आयन मतलब जैसा संकुल कैसा होता है, धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो। या संकुल कैसा हो हमारा, ऋण आयन हो, ये हो गया। या संकुल हमारा कैसा हो, ये हमारा उदासीन हो, मतलब कोई चार्ज ना हो। तो उस स्थिति में नामकरण कैसे करते हैं, तो यहाँ पर संकुल धन आयन और संकुल ऋण आयन के नामकरण में उप सहसंयोजन क्षेत्र में पहले लिगेंड का, फिर केंद्रीय धातु, तो उसको तो मैं बता ही चुका हूँ। हमारा संकुल कैसा है, अगर ये धनात्मक है, या हमारा संकुल कैसा है, हमारा ऋणात्मक है, या हमारा जो संकुल है वो हमारा क्या है, उदासीन है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं,
पहले, है ना, मान लो ऐसे ही दिया है आपको, आगे पीछे नहीं दिया है, और अगर दिया है तो तोड़ना पड़ेगा। किसी यौगिक को डायरेक्टली ऐसा ही दे रहता है, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है और उदासीन है, तो इसके अंदर दो चीज़ है, लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन। तो पहले किसका नामकरण करेंगे हम लोग? लिगेंड का पहले नामकरण करेंगे, और लिगेंड का नामकरण करने के बाद हम क्या करेंगे? केंद्रीय धातु आयन का नामकरण करेंगे, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, चाहे उदासीन हो। अंदर में लिगेंड और केंद्रीय धातु दोनों होता है, तो हम पहले हमेशा लिगेंड का करेंगे, है ना, फिर लिगेंड का करेंगे यहाँ पर भी लिगेंड, और उसके बाद किसका करेंगे हम लोग? केंद्रीय धातु आयन का करेंगे। कभी भी नामकरण करते वक्त केंद्रीय धातु आयन को पहले नहीं बोलेंगे, है ना। तो कोई भी हमारा यहाँ पर संकुल हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, या क्या हो, उदासीन हो, उसके अंदर हमेशा जो है, अगर हम बात करें तो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड में हम पहले किसका नामकरण करेंगे? लिगेंड का, फिर क्या करेंगे हम लोग? केंद्रीय धातु आयन का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो दूसरा पॉइंट में यही दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम बता सकते हैं। पहला वाला और दूसरा वाला क्या हो गया? हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। थोड़ा सा गोल गोल लगेगा, बट आपको जो है धीरे धीरे समझ में आना लगेगा भाई। तीसरा दिया है हमारा लिगेंडों का नामकरण। किसका नामकरण? लिगेंडों का। अब देखो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु आयन है, क्या है हमारा? केंद्रीय धातु आयन है। यहाँ पर जो जुड़ा हुआ जो क्या होता है? लिगेंड होता है। इस लिगेंड का नामकरण कैसे करेंगे? लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं? तो यहाँ पर लिगेंड को जो है 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई? 3 भागों में बांटते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो लिगेंड है, इस लिगेंड को हम लोग जो है आगे 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है ऋणात्मक लिगेंड, एक होता है हमारा धनात्मक लिगेंड, और एक होता है हमारा उदासीन लिगेंड। तो 3 लिगेंड हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और हमारा क्या है? उदासीन लिगेंड है। तो तीनों जो हमारा क्या होता है? जो लिगेंड होता है, इसमें ऋणात्मक लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, धनात्मक लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, और उदासीन लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, वो हमको जानना है। अब जो ऋणात्मक लिगेंड होता है उसका नाम 3 तरीक़ा से करते हैं। जैसे क्लोरीन लिखते हैं तो क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोराइड, ये क्लोराइड। तो अंतिम में क्या आ रहा है हमारा? ITE आ रहा है। एक हमारा क्या होता है? क्लोराइड, ड भी होता है। क्या होता है हमारा? एक हमारा क्लोराइड होता है, एक होता है क्लोराइड होता है। तो ये क्या लिखते हैं हम लोग? क्लोराइड, क्लोराइड। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लोराइड में तो नहीं आता है, जैसे सल्फाइड में लिखते हैं, ठीक है। तो एक हमारा S-2 होता है, इसको बोलते हैं सल्फाइड, है ना, सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सल्फाइड। देखो आपको मैं समझा रहा हूँ। तो S-2 को बोलते हैं सल्फाइड। क्या होता है? सल्फाइड। SO3 होता है, इसको बोलते हैं सल्फाइट, सल्फाइट। और SO4 को बोलता है हमारा, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो आप देख रहे हैं तीनों में अंतिम में कुछ वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? इसमें आ रहा है IDE, इसमें क्या आ रहा है हमारा? ITE, और इसमें क्या आ रहा है हमारा? ATE, 8, ठीक है। तो एक में क्या आ रहा है हमारा? ITE आ रहा है, एक में क्या आ रहा है हमारा? IDE आ रहा है। ये देखो ये क्या आ रहा है भाई? IDE, इसमें आ गया। सल्फाइड में, सल्फाइट में क्या आ रहा है हमारा? ITE, ये हो गया हमारा ITE, ठीक है, ITE। और सल्फेट में बोलेंगे तो ATA आ रहा है। तो जब इसका नामकरण करते हैं, है ना, जितना हमारा क्या होता है? ऋणात्मक जो लिगेंड है, जिनके अंतिम में ID, IT और 8 आता है, जैसे सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। तो जब इसका हम लोग क्या करते हैं? संकुल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? संकुल के अंतर्गत। मान लो ये लिगेंड कैसा है? ऋणात्मक है, तो उसका नामकरण करते वक्त उसको हम जैसे नाम पढ़ रहे हैं वैसा ना लिख करके ई को हटा दिया जाता है, और सब के जगह क्या जोड़ दिया जाता है? आपका ओ जोड़कर। क्या जोड़कर? ओ जोड़कर। ये क्या बन जाता है? ईडो, ईटो, और ये क्या हो जाता है? एटो हो जाता है। इस प्रकार से नाम इसका क्या किया जाता है? लिखा जाता है। जैसे हमारा SO4 को आप सल्फेट नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे इसको? सल्फेटो, सल्फेटो ऐसा बोलेंगे, सल्फेटो। इसी प्रकार -2 है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सल्फाइडो बोलेंगे,
सल्फाइडो। और अगर SO3 है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फाइडो, सल्फाइटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सल्फाइटो। तो यहाँ पर लिगेंड का नामकरण करते वक्त अगर किसी संकुल में लिगेंड जो है ऋणात्मक वाला है तो उसको देख लो कि वो ऋणात्मक है या क्या है। अगर ऋणात्मक है तो उसके अंतिम में हम क्या लगाते हैं, जो है ओ लगा देते हैं। ई हट के क्या हो जाता है, वो हो जाता है। जैसे सल्फेटो, एसीटेटो, इस प्रकार से क्या किया जाता है, लिगेंड का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। किसका, ऋणात्मक लिगेंड का। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऋणात्मक लिगेंड हमारा क्या दिया गया है, आपका जो है मान यहाँ पर दिया गया है, तो उन मानों को हमको क्या करना है, लिखना है। तो आपके बुक में भी बहुत सारा ऋणात्मक लिगेंड दिया गया है भाई, तो उन लिगेंडों को आपको देखना है। मैं कुछ लिगेंड बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, SO4-2 है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेटो। इसको क्या बोलेंगे, सल्फेटो। मान लो SO3- है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फाइटो, सल्फाइटो। ये हो गया, ईटो हो गया। और -2 4 दिया है तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइडो, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और भी बहुत सारा दिया गया है। जैसे क्लोरीन दिया है तो इसको बोलते हैं क्लोरिडो, क्लोरिडो। फ्लोरीन दिया है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। इसी प्रकार साइनाइड दिया है तो इसको बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं, साइनो, है ना, साइनेटो नहीं बोलते हैं, इसको साइनो बोलते हैं। ठीक है भाई। इसी प्रकार अगर NC दिया है तो आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, साइनो। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, हमारा जितना भी हमारा ऋणात्मक लिगेंड जो आपके बुक में दिया गया है उन सब का अगर हम नामकरण करें तो उसमें क्या करते हैं, आत में अगर आइड बोल रहे हैं तो आइटो, आइट बोल रहे हैं तो आइटो, और एट बोल रहे हैं तो एटो, अर्थात ओ शब्द जोड़ के क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो आपके बुक में बहुत सारे ऋणात्मक लिगेंड का क्या दिया है, नाम दिया गया है। तो उन नामों को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उसके अंत में ई को हटा करके वो लगा करके क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उदासीन लिगेंड का नाम, किसका नाम भाई, हमारा उदासीन लिगेंड का नाम। तो उदासीन लिगेंड का नाम कैसा होता है भाई, तो उदासीन लिगेंड का अगर हम नाम देखें तो उदासीन लिगेंड जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो उदासीन लिगेंड का जो नाम होता है उसमें कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं रहता है। उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है वो जान लो। यहाँ पर अमोनिया को बोला जाता है एमीन, है ना। अमोनिया को हम यहाँ पर अमोनिया ना बोल के यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, एमीन कहते हैं। ये आप जान लो, है ना। ये यहाँ पर जो H2 होता है उसको पानी ना बोल के क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। ये जान लो, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारा M है और यहाँ पर हमने H2O6 रखा है तो इसको मैं बोलूँगा हेक्सा एक्वा, है ना, हेक्सा एक्वा। मतलब पानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्वा के रूप में। अगर यहाँ पर NH3 आ रहा है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एमीन बोलूँगा। और अगर CO आ रहा है तो इसको मैं कार्बोनिल बोलूँगा। क्या बोलूँगा, कार्बोनिल। और अगर NO आ रहा है तो इसको नाइट्रोसिल बोलूँगा, नाइट्रोसिल बोलूँगा। तो ये हमारा उदासीन लिगेंड का नामकरण है। मान लो आपका संकुल में इनमें से कोई आ जाए, NH3 आ जाए तो एमीन बोलोगे, अगर H2 आ जाए तो एक्वा बोलोगे, CO आ जाए कार्बोनिल बोलोगे, और NO आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो उदासीन लिगेंड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर उदासीन आपका जो है लिगेंड है, जैसे फेनिल है ना, C6H5 को क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा मेथिल है, CH3 मेथिल है, उदासीन लिगेंड है। एथिलीन की बात करें तो C2H4 होता है, ये हमारा क्या है, एथिलीन डाइएमीन। पहले पढ़ चुके हैं आप, एथिलीन डाइएमीन। CH2 CH2 NH2 NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EN से दर्शाते हैं। पिरिडीन होता है C6, है ना। यहाँ पर बोल सकते हैं आपका C5H5N होता है ना, C5H5 ये हमारा N होता है, पिरिडीन होता है। और ट्राईफेनिल होता है, क्या होता है हमारा, ट्राईफेनिल। तो यहाँ पर हमारा PH3 से दर्शाते हैं। तो ये भी सब क्या होते हैं, हमारे उदासीन लिगेंड होते हैं। तो इनमें से कोई भी आए इसका नाम ऐसा का वैसा ही लिया जाता है जैसे यहाँ पर बताया है, बट माइनस वाला आएगा तो वो लगाना है। तो ये हो गया लिगेंड का एक और नाम। यहाँ पर हम देखते हैं धनात्मक लिगेंड भी आ सकता है आपका वहाँ पर। तो धनात्मक लिगेंड किसके जगह,
एम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितना भी बात कर रहा हूँ किसका, एल, क्योंकि एल क्या है हमारा, लिगेंड है। और लिगेंड कितने प्रकार से आ सकता है, 3 प्रकार से, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, उदासीन हो सकता है। उदासीन होगा तो आप उसको मैं जिसका जैसे जैसे नाम बताए हैं वैसे बोलेंगे। अगर ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा तो जैसे जैसे नाम बताए हैं वैसे बोलेंगे। और अगर ये धनात्मक होगा तभी जैसे बता रहे हैं वैसे आप नाम लिखेंगे। जैसे धनात्मक में भी रूल्स है, इनमें ईएम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईएम लगाया जाता है। जैसे NH2 और NH3 है, इसका नाम होता है हाइड्रेजीनियम। क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीनियम। यहाँ पर NO में प्लस आ जाए तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम, और NO2 में प्लस आ जाए तो इसको बोलते हैं नाइट्रोलियम। तो यहाँ पर जो भी लिगेंड दिखेगा उसको देख लेना कि वो उदासीन वाला है, ऋणात्मक वाला है या धनात्मक वाला है, उसको वैसे ही क्या करेंगे आप, नामकरण करेंगे। तो ये हो गया आपका लिगेंडों का नामकरण। ठीक है, अब हम चलते हैं, लिगेंडों के नामकरण लिखने का भी क्रम है ना, लिगेंडों का नामकरण लिखने का क्रम है। मान लो किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक लिगेंड है, L1, L2, L3, है ना। तो किसी संकुल में क्या है, केंद्रीय धातु एक है और आपका जो लिगेंड है वो एक से ज़्यादा है, 1, 2, 3 है, 3 प्रकार का लिगेंड है। तो उनमें से उनका नामकरण कैसे करेंगे भाई, तो उनका नामकरण करेंगे अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होता है उसके आधार पर। अंग्रेजी के क्या है, अल्फ़ाबेट जो होता है उसके आधार पर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, CONH3 दिया है, Cl दिया है, NO2 दिया गया है, तो 3 दिया गया है। यही तो अंदर में संकुल है हमारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रीय धातु आयन आपका 1 है, बट इसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड 3 है। एक इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं क्लोरिडो। क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक वाला है, अभी हम लोग देखे हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोरिडो। ठीक है, और इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्योंकि ये भी माइनस चार्ज वाला होता है। NO2 भी क्या होता है, माइनस चार्ज, इसलिए इसको नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अब देखो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आ रहा है, एमीन, तो पहले हम किसको बोल रहे हैं, एमीन को। ठीक, फिर कौन आ रहा है, क्लोरो, तो यहाँ पर हम लोग क्लोरिडो को, और बाद में आ रहा है क्या, नाइट्रो। तो इस प्रकार से तीनों लिगेंड का नाम कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोबाल्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर कोबाल्ट के बाद उसका ऑक्सीकरण लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। तो ये ऐसा लिगेंड अगर एक संकुल यौगिक में एक से अधिक हो तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ये भी हमारा एक रूल्स हो गया। आगे है लिगेंडों की संख्या। किसकी संख्या, हमारा लिगेंडों की संख्या। अगर लिगेंडों की संख्या जो है आपका, जैसे हम लोग लिखते हैं ना M और ये हो गया L, अब M और L, तो लिगेंडों की संख्या मान लो अब ज़्यादा है, एक है तो मोनो बोलते हैं। एक लिगेंड के लिए क्या बोलते हैं, मोनो, इसको बोलेंगे मोनो। अगर हमारा केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ा हुआ लिगेंड की संख्या कितना बार है, 2, तो 2 के लिए क्या करेंगे, डाई। अगर हमारा केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ लिगेंडों की संख्या कितना है, 3 है, तो क्या यूज करेंगे, ट्राई। केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ अगर हमारा लिगेंड कितना है, 4 है, तो क्या यूज करेंगे, टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। अगर यहाँ पर लिगेंड से जुड़ा हुआ हमारा लिगेंड कितना है, 5 है, तो क्या यूज करेंगे आप, पेंटा। और अगर यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ लिगेंड कितना है हमारा, 6 है, तो आप यूज करेंगे हेक्सा, है ना। तो 6 में क्या हो जाता है आपका, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप लिगेंड की संख्या के आधार पर क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हमारे लिगेंड होते हैं जिनका नामकरण ऐसे न करके दूसरा तरीका से करते हैं। कैसे, तो यहाँ पर जैसे हम एथिलीन डाईएमीन की बात करें, किसकी बात करें, एथिलीन डाईएमीन, ये हमारा इसका नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन है ना, CH2। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एथाइलिन डाईएमीन। तो एथाइलिन हमारा जो डाईएमीन है, अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा कोई यौगिक जिसमें पहले से डाई वर्ड यूज हो रहा है ना, पहले से उसमें डाई वर्ड पहले से है, जैसे एथाइलिन डाईएमीन, इसमें पहले से यौगिक में ही क्या है, डाई है। तो उसके लिए आप जो है मान लो ऐसा दिया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे दर्शाते हैं, EN से।
किसे दर्शाते हैं, En। तो ये अगर इस प्रकार से केंद्रीय धातु आयन में ये उपस्थित है En और ये 2 दिया गया है, ठीक है। तो नियमता 2 है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए डाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डाई, है ना। 2 के लिए क्या करते हैं, डाई। लेकिन वो डाई कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर पहले से कोई डाई वर्ड यूज ना हुआ हो। लेकिन इसमें तो पहले से क्या है, डाई वर्ड यूज हो रहा है, तो ऐसे जगह 2 के लिए डाई का प्रयोग ना करके हम क्या करते हैं, 20 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, 20 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, जब एथिलीन आएगा या पहले से ऐसा यौगिक जिसमें पहले से डाई वर्ड ट्राई वर्ड इस प्रकार से जुड़ा रहेगा, तो उसके लिए 2 के लिए आप क्या करेंगे, 20 का प्रयोग करेंगे। मान लो यहाँ पर ये 3 हो जाए तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, ट्रीस का प्रयोग करेंगे। मान लो यहाँ पर इनकी संख्या कितना हो जाए, 4 हो जाए, तो टेट्रा किस बोलते हैं, इसको टेट्रा किस कहा जाता है। और अगर यहाँ पर En की संख्या 5 हो जाए तो इसको हम लोग पेंटा किस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, पेंटा किस कहते हैं। और अगर यहाँ पर 4 हो जाए तो इसको हम लोग जो है टेट्रा किस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा किस कहते हैं। लेकिन ये केवल किसके लिए लागू होते हैं भाई, ये केवल जो है आपका तब लागू होते हैं जब पहले से किसी लिगेंड में इन जो है डाई वर्ड ट्राई वर्ड टेट्रा वर्ड यूज हो रहा है, तब जा कर के हम क्या करते हैं, 2 के लिए क्या करेंगे 20, 3 के लिए ट्रीस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्या होता है, लिगेंड की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उतना का नामकरण कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सेतु हमारा क्या दिख रहा है, सेतु के बहुकेंद्रीय संकुल में सेतु लिगेंड का नामकरण, इसको मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ। तो फिलहाल इतना में आपका क्या होता है, नामकरण की जितने भी हमारी क्या है, हमारी विधियाँ हैं, वो क्या होता है, आपका समाप्त होता है, ख़त्म होता है। उतना में नामकरण आप क्या कर सकते हैं, जितना भी दिया जाएगा उसका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो नामकरण दिया है K4, एक उदाहरण, और ये दिया है आपका Fe, और कोष्टक में दिया है आपका Cn, और ये दिया है आपका CX, ये दिया गया है आपको, ठीक है, ये दिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो कि सामने वाला कितना है, +1 है, तो इसको पहले ऐसे तोड़ देना ना, नामकरण इसी का करना है, बट इसको तोड़ दो। पोटेशियम कितना होता है, +1, इधर आके 4 क्या हो जाएगा, A हो गया। तो कितना हो गया हमारा, पोटेशियम कौन सा समूह का तत्व है हमारा, वर्ग 1 का तत्व है, इसलिए +1 चार्ज दिखाता है ना भाई। ये देखो, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, तो पोटेशियम कौन सा वर्ग का है, वर्ग 1 का है, इसलिए क्या दिखाता है, +1, और उसका टोटल संख्या कितना है, 4, तो 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 4। तो पहले तोड़ लो, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, Fe यहाँ पर Cn कितना है, 6, तो ये +4 है, तो ये कितना हो जाता है आपका, -4 हो जाता है। मतलब हमारा संकुल कैसा है, हमारा ऋणात्मक संकुल है, क्योंकि जो अंदर में रहता है उसको ही संकुल बोलते हैं, बाहर वाला को नहीं बोलते हैं भाई। तो यहाँ पर हमारा जो संकुल दिया गया है वो कैसा संकुल है, हमारा ऋणात्मक संकुल है। कैसा है, ऋणात्मक संकुल। अब यहाँ पर भी कहानी है, क्या कहानी है कि यहाँ पर ये अगर संकुल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसको भी देखो जरा, यहाँ पर M है और ये हमारा L है, और संकुल अगर कैसा है हमारा, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक अगर हमारा संकुल होगा तो ये जो हमारा क्या होगा, जो केंद्रीय धातु आयन होगा, केंद्रीय धातु आयन होगा, किसका, केंद्रीय धातु आयन होगा। ये केंद्रीय धातु आयन का जो नाम है उसके अंत में एट लगेगा। क्या लगेगा, एट लगेगा। जैसे कापर है तो क्यूप्रेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, इस प्रकार से। तो आप देख लेना कि संकुल कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर संकुल कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, तो उसके अंतिम में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट। जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, है ना, कापर है तो क्यूपरेट, अर्जेंटिनम है तो अर्जेंटेड, इस प्रकार से वर्ड यूज किया जाता है। तो आपको जानना है कि वो कैसा है, संकुल कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और मान लो हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे CO यहाँ पर दिया है NH3 और 6 हो गया, और यहाँ पर Cl3 है, तो ये टूटेगा, है ना। आपको तोड़ने के लिए कर देते हैं तो ये कितना होगा,
क्लोरीन का -1 चार्ज होता है, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो सामने वाला कितना हो जाएगा CONH3 और कोष्टक बंद करके कितना हो जाएगा 3+ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पर जो संकुल दिख रहा है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो संकुल अगर धनात्मक होगा तो केंद्रीय धातु आयन का नाम आप जैसे जानते हैं, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही लिखा जाता है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, मान लो यही माइनस रहता तो कोबाल्टेड बोलते, है ना, क्या बोलते, कोबाल्टेड। अभी धन आयन है तो कोबाल्ट ही बोलेंगे। मान लो थोड़ा देर के लिए ये कैसा रहता हमारा, माइनस रहता, तो कोबाल्ट ना बोल के क्या बोलते, कोबाल्टेड बोलते। तो संकुल का जो चार्ज है वो चार्ज केंद्रीय धातु आयन के नाम को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलो कुछ का हम लोग यहाँ पर नामकरण करते हैं और बाकी फिर जो है कल देखने वाले हैं भाई। ठीक, तो यहाँ पर जैसे नामकरण करते हैं, पहला वाला का अगर हम क्या करें, नामकरण करें, क्या दिया है हमारा K4, ये हमारा क्या है Fe, और उसके बाद क्या है Cn, और ये दिया है 6। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़े हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गई ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो पहले किसका नामकरण करेंगे, धनात्मक का। तो धनात्मक को क्या बोलते हैं भाई, पोटेशियम है, तो लिख दो पोटेशियम। क्या लिख दिए, पोटेशियम। तो ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, और आपको बोला है ना कि जटिल जो आयन होते हैं उसका नाम एक वर्ड में करते हैं, डाई ट्राई का यूज नहीं करते हैं। तो कौन है हमारा, पोटेशियम। तो धन आयन का पहले कर दिए। अब हम किसके पास चलेंगे, ऋण आयन के पास। तो ऋण आयन तो ये पूरा है। अब ऋण आयन पूरा है तो उसके अंदर में तो कौन कौन बैठा है, लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग यही देखें, है ना, कि हमको क्या करना है, लिगेंड का नामकरण पहले करना है। और लिगेंड की संख्या कितना है हमारा, 6 है। तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा। पहले क्या करेंगे, उसका नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हेक्सा। Cn- चार्ज वाला लिगेंड होता है तो इसको बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं, साइनो। तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब देख लो हमारा जो संकुल है वो कैसा है, हमारा माइनस वाला है, इसलिए फेरस ना बोल के यहाँ पर क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं। और फेरेट लिखने के पश्चात उसका हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा फिर। तो कितना के लिए निकालेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे हम, केवल किसको करेंगे, वो संकुल को ही यूज करके ऑक्सीडेशन निकालेंगे। तो FeCN6 माइनस कितना हो जाएगा 4। तो इसका नहीं पता है तो x माइनस A प्लस हो जाएगा, -1 होता है साइनाइड का। 6 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर x - 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका -4। तो x बराबर -4 प्लस कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना आएगा, +2 आ जाता है, जिसको रोमन अक्षर में इस प्रकार से +2 आयन लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका क्या हो जाता है, ये नामकरण हो जाता है। और यही आपका किसका क्या नामकरण कहलाता है, IUPAC नामकरण कहलाता है। तो आपको पहले तोड़ लेना है। अगर कोई यौगिक ऐसा दिया रहेगा ना तो तोड़ना पड़ेगा, और डायरेक्ट दिया है तब तो टेंशन ही नहीं है, ख़त्म ही है टेंशन। ठीक है, तो डायरेक्ट में टेंशन नहीं है। अगर ऐसा दिया है तो आपको तोड़ के नामकरण करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको केंद्रीय धातु आयन का नामकरण जो है संकुल के आधार पर बदलना पड़ेगा। चलिए दूसरा का नामकरण करते हैं यहाँ पर, किसका, दूसरा का। तो ये क्या है, CO कोष्टक बंद, यहाँ पर क्या है हमारा NH3 6 दिया है, और यहाँ पर Cl क्या है 3 दिया है। चूँकि हमारा क्या है, क्लोरीन माइनस है तो धनात्मक का पहले करेंगे, ये धन वाला है वाला। तो धन में पहले किसका, लिगेंड का, और लिगेंड से पहले किसका, उसके हमारा जो क्या दिया है, जो संख्या दी है उसका। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा। एमीन को कितना बोलते हैं, NH3 को एमीन बोलते हैं, तो हेक्सा एमीन। फिर क्यों, ये धन वाला है तो टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कोबाल्ट। लेकिन उसी के बाद आपको आयन लिखना है और लास्ट में क्या लिख देना है, क्लोराइड। क्या लिखना है, क्लोराइड। तो आयन कितना होगा, ये हमारा कितना होता है, हमारा 0 वाला है, उदासीन वाला है, तो इधर जो भी है कितना है हमारा +3 है। तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाता है हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड। तो ऐसा इसका नामकरण किया जाता है। तो ये हम लोग 2 टाइप का देख लिया। मान लो आपको डायरेक्ट ऐसा दिया है, कैसा दिया है हमारा AgCN2, AgCN2 थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या दिया है हमारा, AgCN2 कोष्टक बंद, और ये -1 चार्ज दिया है। कितना चार्ज है, -1 चार्ज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसका नामकरण करना है। तो आपको तो दिख रहा है यहाँ माइनस वाला है, तो हम पहले किसका लेंगे, हम लोग लिगेंड का पहले लेंगे। तो लिगेंड का 2 है, तो हम क्या यूज करेंगे, डाई। Cn माइनस चार्ज वाला लिगेंड है
तो इसमें क्या लगाएंगे, साइनो। ठीक है, अब देख लो हमारा संकुल कैसा है, हमारा माइनस में है, तो यहाँ पर अर्जेंटेनम बोलते हैं ना, से एजी को अर्जेंटेनम, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्जेंटेड, अर्जेंटेट, क्या बोलते हैं, अर्जेंटेड। और इसका चार्ज हमको नहीं पता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 से मानेंगे, Cn का -1 चार्ज होता है, 2 संख्या दिया है, -1 हो गया, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, -2 बराबर -1, तो 1 से बराबर उधर पक्षांतरित कर दो को -1 + 2, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये +1 को क्या करेगा, आपका प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर 1 आता है तो 1 लिखना, 2 आता है तो 2 लिखना, 3 आता है तो 3 लिखना। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ऐसा आपका नामकरण किया जाता है। हम और भी नामकरण करेंगे, क्योंकि पूरा लेसन इससे नामकरण से ही फोकस होता है, नामकरण से ही क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो हम लोग नामकरण आगे करेंगे। फिलहाल आज हम जितना जो फार्मूला बताए हैं उनका आप यूज कीजिए। आपके बुक में जो भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सॉल्व करके देखें, नहीं तो हम लोग कल तो और बहुत सारा क्या करेंगे, इसमें जो एग्जाम्पल है उसको लेंगे और क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, और बाकी का जो भी अभी सेतु लिगेंड का नामकरण कैसा करते हैं वो भी देखेंगे। तो फिलहाल आज जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाला जो क्लास है उसमें हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी बहुत सारे उदाहरणों को और बचा हुआ सेतु लिगेंड के बारे में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भी। ओके।